डॉक्टर कपिल, सबसे पहले आपके पास आते हुए सर जरा समझाइए क्या मनोदशा रही होगी श्रद्धा की। उसे मारता था, पीटता था, सिगरेट से जलाता था, बावजूद इसके श्रद्धा उसे छोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बरगलाता भी था। देखिए, श्रद्धा को बेसिकली ना कहीं इस रिलेशनशिप से होप भी था। और होप, जैसे भी आपने बताया, आफ्ताब के पेरेंट्स उसको कहते थे कि मत छोड़े। तो आफ्ताब के पेरेंट्स इसलिए सोचते, उनको लगता था कि यही लड़की है जो हमारे बेटे का जो इराटिक बिहेवियर है उसको झेल सकती है, और शायद इस लड़की के होते हुए शायद ये सुधर जाए। क्योंकि उसका सबको मालूम था कि ड्रग्स भी वो लेता था, सब करता था। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, उस दिन हम लोग फॉरेस्ट गए, रात को आई वॉज कन्विंस 2 बजे वो नहीं आ सकता। अगर वो 2 बजे आया तो वो ड्रग्स के ही नशे में आ सकता है ऐसा आदमी, नहीं तो उस फॉरेस्ट में कोई विदाउट ड्रग लिए हुए आदमी घुस ही नहीं सकता। तो ये जो इराटिक बिहेवियर था, उसका मारता था, तो ये आफ्ताब के पेरेंट्स को एक होप थी, और वही होप ये बार बार श्रद्धा को दी जा रही थी। दूसरी चीज, श्रद्धा ने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा हुआ था। उस बच्ची के लिए कहीं ना कहीं गिल्टी फीलिंग उसको होती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के घर अब वापस कैसे जाऊं, उनको क्या मैं ये बताऊं कि मतलब एक दो हो सकता है श्रद्धा ये सब बातें शेयर भी करती होगी आफ्ताब को, और इसलिए आफ्ताब जो है प्रेशर बनाता था कि देखो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को फंसा दूंगा। वो इमोशनली इसको ब्लैकमेल करता था क्योंकि वो इसको डराता था। वो बेसिकली, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा को बहुत सारी चीजें लॉ के बारे में नहीं पता। जैसे उसने कहा था कि भाई, क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि जब वो सुसाइड की धमकी देते हैं, वो कहते हैं अगर मैं मर गया तो इसका जिम्मेदार तुम होगी, तुम्हारे ऊपर आएगा। और ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो इसी तरह का, और वो जो इग्नोरेंट आदमी होता है जिसको इतना नहीं पता होता, क्योंकि ये शातिर था, ये हर एक चीज पर रिसर्च कर रहा था। मैं आपको बताऊं, अगर इसको उत्तराखंड भी ये लेके गया था तो इससे बहुत सारे ऑप्शंस काउंट करे होंगे, या तो मैं इसे पैचअप करूं, या इसके साथ सोचूं जीऊं कि ना जीऊं, या मैं इसको वहीं पे भी मार दूं। क्योंकि मैं ऋषिकेश उत्तराखंड बहुत बारी गया हुआ हूं, मैं बहुत बारी जाता हूं, इतनी वहां पे लोकेशन है कि वहां पे एक आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो कहने का मतलब है, श्रद्धा थी, वो एक होप में जी रही थी कि शायद आगे जाके कुछ ना कुछ सही हो जाए। और आफ्ताब के जो पेरेंट्स उसको बार बार रीइंफोर्स कर रहे थे, सब ठीक हो जाएगा जैसे नॉर्मल बड़े करते हैं, उस बिचारी ने ये रियलाइज नहीं किया आफ्ताब के जो पेरेंट्स ये कर रहे थे वो अपने बेटे के लिए कर रहे थे, पर ये कहीं ना कहीं इसकी बलि चढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट हियर। ये कई सारी बातें हैं और लगातार अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जो बड़े खुलासे आज के हैं, चाहे उसके व्हाट्सएप चैट को लेकर, उसकी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर, तस्वीर को लेकर, वो सबसे पहले हमने उस खबर को ब्रेक किया। साथ ही दो दोस्त ग्लैडविन की बातें हमने आपको सुनाई, किस तरीके से ग्लैडविन वो दोस्त था जो श्रद्धा को मेडिकल के लिए लेकर 2020 में गया था, यानी सीरियल ऑफेंडर था। यह बात साबित हो रही है ग्लैडविन की बातों से। साथ ही वो मेडिकल रिपोर्ट की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, श्रद्धा की उस वक्त की तस्वीर जब उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, वो तस्वीर भी हमने सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। इसके साथ ही अब से थोड़ी देर बाद श्रद्धा के एक और दोस्त रजत शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। रजत की जुबानी आपको बताएंगे कि दरअसल ये जो पूरा रिलेशनशिप था वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में था और श्रद्धा का कैसे दम घुट रहा था, बावजूद इसके जिसका जिक्र डॉक्टर कपिल कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको उम्मीद शायद थी इस रिलेशनशिप से, उसको इमोशनली कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उस उम्मीद के जरिए इस रिलेशनशिप में वो बधी हुई थी और आखिरकार नतीजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वीएन राव साहब हैं जो कि बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। लेकिन अश्विनी जी, मैं आपके पास आता हूं। यह जो पूरी स्थिति है, अब चाहे आफ्ताब का यह कहना कि वो गांजा पीता था, नशे में था, उसे एहसास नहीं हुआ, ये उसके केस को और ज्यादा उससे लगता है कि शायद उसे मदद होगी। लेकिन जिस तरीके से उसने सबूतों को छिपाने की कोशिश की है, मसला सिर्फ 302 का नहीं है, ये 201 का भी है। आपने वेल प्लान तरीके से टुकड़े किए, उन टुकड़ों को डिस्पोज किया, आप फ्रिज खरीद कर लाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपने सब कुछ नशे की हालत में किया। नहीं, बिल्कुल। और ये समझिए कि हर एक एक्यूज जो है ऐसे प्रोबेबल डिफेंस लेता है कि वो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था, जो उसका उस समय दिमाग था, मस्तिष्क था, वो काम नहीं कर रहा था, वो ड्रग्स के नशे में था, या कुछ और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को क्रिएट करने की कोशिश करता है। इन सब का अदालत के नजरिए में जो है इनकी वैल्यू शून्य है। दूसरी बात यह है कि आफ्ताब का जो पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट है,
उसकी वैल्यू जब तक कॉरोबोरेटेड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक दूसरे से नहीं होते हैं तब तक उनकी वैल्यू शून्य। इससे पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इस केस को प्रूव करने के लिए। राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम डॉक्ट्रिन देखें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम का, तो ये उसी तरह से है कि ये कोल्ड ब्लडेड एक बड़े प्री मेडिटेटेड, एक बड़ा ही ब्रूटल तरीके से क्रूसम मर्डर किया और मरने के बाद बॉडी के 35 टुकड़े करके, और ये कोई सनकी व्यक्ति कर सकता और उसको डिस्पोज ऑफ किया और लगातार करता रहा और उसी समय उसी घर में रहता रहा, फ्रिज खरीदा। परंतु सवाल यह है कि पुलिस को अभी वो वेपन भी सीज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में वेपन का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी जो पुलिस कर रही है नार्को एनालिसिस टेस्ट या डीएनए टेस्ट, ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। मर्डर जैसे केस में पनिशमेंट देने के लिए अश्विनी दुबे जी यहाँ पर माफ कीजिएगा सर, रोकना चाहूंगी। रजत शुक्ला जो कि श्रद्धा के दोस्त है, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चाहूंगी कि उनकी जुबानी पहले हम सुन ले कि कैसा था ये रिश्ता श्रद्धा और आफ्ताब का। रजत, जरा बताइए, क्योंकि तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं, टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को बताइए कि श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशनशिप में कितने कॉम्प्लिकेशन थे या कैसा रिश्ता था श्रद्धा और आफ्ताब का? देखिए, शुरुआत में जिस तरीके से हमको बताया गया था तो अच्छी बातें बताई गई थी, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि अब श्रद्धा ने अपने रिलेशनशिप के बारे में जब बता ही दिया था तो उसने सही समझा कि उसकी सच्चाई क्या है वो भी बयां करना। तो उसने सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बात बताई, उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी, उसको बताया कि किस तरीके से वो वॉयलेंट होता है, हाथ उठाता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस किया उसी तरीके से ये बद से बदतर होता गया। 2021 में सबसे बुरी बात हमने जो सुनी थी कि जो सिगरेट के बर्ड्स होते हैं उससे लिटरली वो उसके पीठ को जलाया करता था और झलके पड़ जाते थे। तो वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी फ्रेंड को दिखाया था और उसके बाद कई हमारे फ्रेंड्स हैं, हम वो ग्रुप में सभी लोग गए और उसको आफ्ताब को नियरली, मतलब अगर श्रद्धा ने उस दिन मना नहीं किया होता तो पुलिस के पास बेशक ही उसको मतलब जेल करा दिया गया रहता। ये कब की बात लेकिन है जब आप कह रहे हैं? श्रद्धा ने खुद मना किया, उसने कहा कि रजत ये कब की बात आप बता रहे हैं? 2021 की बात है। 2021 में आप लोगों ने ग्रुप बनाकर आफ्ताब से बात करने के लिए गए थे या श्रद्धा को बोल रहे थे कि चलो कंप्लेन करो? जी, हुआ क्या था रजत? हम चाहेंगे कि टाइम्स नाउ भारत के दर्शक भी जरा समझें। आफ्ताब से मिलने के लिए गए थे जी, आफ्ताब से मिलने के लिए गए, उसको जिस तरीके से बताया, उसको वार्न किया। आफ्ताब पूरी तरीके से डरा सहमा भी नजर आ रहा था। उसने प्रॉमिस किया कि वो अब से ऐसी चीजें नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों का ये साफ मत था कि अगर आपको रहना है तो आपको ढंग से रहना पड़ेगा, यदि आपको नहीं रहना है तो आप छोड़ दें। कोई मतलब नहीं है ऐसे किसी रिश्ते का जिसमें एक इंसान बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो और दूसरा इंसान सहे। तो रजत जरा बताइए कि उस वक्त श्रद्धा की अगर हम बात करें और आफ्ताब की बात करें, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था, आप लोगों ने क्या कुछ महसूस किया? क्योंकि कंप्लेन करने की बात हुई तो श्रद्धा पीछे हट गई, तो क्या कुछ ऐसा लगा कि आफ्ताब ने दबाव बनाने की कोशिश की श्रद्धा के ऊपर? श्रद्धा के दिमाग में क्या चल रहा था? ये तमाम बातें जरा डिटेल में अगर बता पाए याद करके। निश्चित तौर पर आफ्ताब ने दबाव बनाया था श्रद्धा के ऊपर, जो कि एकदम एविडेंट तरीके से नजर आ रहा था श्रद्धा के बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि श्रद्धा जो कि एक ब्लंट लड़की थी, उसके पास जो भी चॉइसेस होते थे उसके जीवन में कि क्या उसे चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है, वो अपना अच्छा बुरा जानती थी। जानते हुए भी कि इंसान बहुत टॉक्सिक है, एक बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप में वो रह रही थी, ये इम्पॉसिबल लगता है कि वो वहां कंटिन्यू करेगी इन हर राइट सेंसेस। वो कर रही थी तो जाहिर सी बात है पीछे कोई ब्लैकमेलिंग जरूर रही होगी। एक ब्लैकमेलिंग जो हम लोगों के सामने आई थी, एक फ्रेंड ने बताया था कि आफ्ताब उसको धमकी देता है कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो सुसाइड कर लेगा और श्रद्धा की फैमिली और श्रद्धा के ऊपर वो इल्जाम लगाकर इस तरीके से जाएगा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि ये इतनी सी ही बात नहीं थी, ये इससे बहुत बड़ा था। ये छोटा सा अंश है, हो सकता है 1%, 5% की ही बात है ये ब्लैकमेलिंग की। मुझे ऐसा लगता है इसलिए कि ये बहुत बड़ा कोई ब्लैकमेलिंग
का हिसाब होगा जिसकी वजह से इतनी बोल्ड लड़की श्रद्धा जैसी वो मजबूरन एक रिश्ते में फंसी रहे। ठीक है रजत, एक चीज जरा समझाइए, क्योंकि जो दोस्त हैं, आप दोस्त हैं, इससे पहले ग्लैडविन से हमने बातचीत की थी। ग्लैडविन 2020 में मेडिकल के लिए लेकर गए थे। आप लोग वो कड़ी हैं जो इस केस की कड़ियों को जोड़ सकते हैं, जो आप बता सकते हैं कि आफ्ताब का कैरेक्टर कैसा था, किस तरीके से वो ऑफेंडर था, वो किस तरीके से अटैक किया करता था, एब्यूजिव रिलेशनशिप की आप बातचीत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी आपसे बातचीत करने की कोशिश का मकसद सिर्फ इतना है कि उन कड़ियों को हम जोड़ सके, दर्शकों को यह समझा सके कि दरअसल आफ्ताब कितना शातिर माइंडेड था। तो अगर पिछले 2-3 साल के अगर फ्लैशबैक में अगर रजत हम लोग जाते हैं, तो जिस तरीके की घटना 2020 का जो जिक्र ग्लैडविन ने किया था, वो तस्वीर भी हमने लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, जब उसकी आंख पर सूजन, नाक पर कटे के निशान दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ रही थी, कितनी मारपीट, और इसकी जानकारी आप लोगों को कब कब लगी, अगर पिछले 2-3 साल के फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं तो? देखिए, कुछ चीजें निश्चित तौर पे होती है, जैसे कि मतलब एक रिश्ता होता है तो एक रिश्ते में अक्सर बताया जाता है कि इसको निभाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सोसाइटी में जिस तरीके से इसको नॉर्मल कर रखा है, कहीं ना कहीं इसका भी कहीं शायद प्रभाव हो सकता है, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकली जितना कि मैंने श्रद्धा को जाना है, मुझे वो कारण नहीं लगता। इसीलिए मैं फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, आपकी आवाज आ रही है रजत, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, रजत का हम रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से उनसे हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं ग्लैडविन दूसरा दोस्त, जो कि श्रद्धा के साथ कॉलेज के टाइम से था, जुड़ा हुआ था, और श्रद्धा के साथ जब मारपीट की थी आफ्ताब ने, तो वो मेडिकल लेकर गया था। पहले ग्लैडविन की बातें सुनिए, फिर रजत का रुख करते हैं। दो दोस्त आपको बता दें, टाइम्स नाउ भारत पर लाइव है, और उन दो दोस्तों की जुबानी इस केस की एक एक कड़ी को हम जोड़ रहे हैं। सुनिए ग्लैडविन ने क्या कुछ कहा। ग्लैडविन हमारे साथ हैं, श्रद्धा के दोस्त हैं, बताने के लिए कि आखिरी दफा इनकी बात श्रद्धा से कब हुई, किस तरीके की बातचीत थी। ये क्या कर रहा है भाई मेरे? श्रद्धा वालकर के दोस्त ग्लैडविन हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि आखिरी मर्तबा इनकी बात श्रद्धा से कब हुई, आफ्ताब को ये मिले हैं तो वो आफ्ताब को कैसे जानते हैं, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो कैसा था। तो आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई? श्रद्धा से आखिरी बार मेरी बातचीत यही मई में हुई, और उसके बाद मेरी कोई कांटेक्ट नहीं हुई श्रद्धा से। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ कुछ एक रील पे काम करूं, उसको कुछ सजेशंस चाहिए था, फीडबैक चाहिए था, बस उसी के सिलसिले में उसने मुझे मैसेज किया था ऑन 4th में। ओके, 4 मई को आपकी आखिरी बात हुई, मई के महीने में उनकी मौत भी हुई है। किस रिलेशनशिप को लेकर वो कुछ कभी बताती थी आप लोगों को? आफ्ताब के बारे में, रिलेशनशिप को लेकर वो कभी कुछ बताती नहीं थी, वो काफी कंट्रोल थी आफ्ताब के थ्रू। आफ्ताब बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था, वो फोन पे भी अगर बात करती थी आफ्ताब से तो वो दूर जाके बात करती थी कभी भी, तो हमें कभी पता नहीं चलता था कि कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो ये हमारे लिए काफी ये एक साइन था कि ये जो लड़का है काफी कंट्रोलिंग है श्रद्धा को लेके। तो हमने बताया श्रद्धा को कि ऐसा इसके साथ मत रहो, खत्म कर दो रिलेशनशिप को, और वो भी करना चाहती थी टिल दी वेरी एंड, वो रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। पर आफ्ताब हमेशा ब्लैकमेल करके या फिर उसको धमका के रिलेशनशिप में उसको ट्रैप कर लेता था। ओके, आप लोग कितनी बार मिले हैं आफ्ताब से? इंट्रोडक्शन किस तरीके का रहा और वो आप लोगों को क्या? आफ्ताब को आप लोग कब मिले, कितनी बार मिले? आफ्ताब जब आपसे मिले थे, इंट्रोड्यूस हुए थे श्रद्धा के बॉयफ्रेंड के तौर पर, तो किस तरीके की पर्सनालिटी थी आफ्ताब की? कैसे दिखे आप लोगों को? सही लगे, गलत लगे? आफ्ताब ऐसे कुछ स्पेशल नहीं था, वो नॉर्मली लग रहा था, जैसे कि कोई भी रास्ते पे ऐसे दिखता है तो नथिंग ऐसा कुछ स्टैंड आउट नहीं के ऊपर से। पर हाँ, एक चीज था जो हमने श्रद्धा को पहले भी बोला था कि एक बार सोच लो इसके साथ सीरियस होने के पहले, बिकॉज ये हमें कोई ऐसे स्पेशल नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि ये आपके साथ सीरियस हो, तो जस्ट बी केयरफुल, ऐसे हमने उनको कहा। तो ये ग्लैडविन की बातें सुनी, हमारी सहयोगी शिवानी ने उनसे बातचीत की थी। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत ग्लैडविन भी उनके दोस्त, उनकी बातें आपने सुनी। 2-3 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। आफ्ताब से क्या आपकी मुलाकात हुई थी? कितनी बार मुलाकात हुई थी? उस दौरान, मुलाकात के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? पहली बात। दूसरी बात यह कि किस हद तक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि श्रद्धा को मारने के बाद उसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, यानी सब कुछ अपने कब्जे में रखा करता था आफ्ताब श्रद्धा के। जी,
देखिए, अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि भी ग्लैडविन आप लोगों के सामने आ ही गया है। मैं खुश हूं कि धीमे धीमे अब दोस्त सामने आ रहे हैं और भी कुछ लोग। ये हम सभी के सभी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। ये हमारा एक क्लोज्ड ग्रुप था, आप मान लें। तो उसी के कुछ ये लोग हैं जो भगवान की अब कृपा है, जो सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं वे चीजें। तो जिसमें कि कुछ लोग थे जो लोग आफताब से भी मिले थे, और उन लोगों का जो कहना था, मैं नहीं मिल पाया आफताब से कभी, उसके बारे में सुना था मैंने। और जितना सुना था मैंने ये सुना था कि वो रियल वाइब्स नहीं देता है। मतलब जैसे कि कोई इंसान सच्चा हो, वो प्रिटेंड करता हुआ नजर आता था। वो जो भी बातें कहता था, जो अच्छी हो या स्ट्रांग ओपिनियन वाली हो, वो हमेशा ऐसे लग रहा होता है कि चेहरे पे कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, महसूस शायद कुछ और कर रहा है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व नजर आया था उसका। और ठीक उसी तरीके से मेरे ख्याल से अभी भी वो इस केस में जिस तरीके से मन घड़न बातें कर रहा है, क्योंकि मन घड़न मैं क्यों कहता हूं, ये जो बात कहता है वो कि शादी के लिए श्रद्धा कंपेल कर रही थी और इसके लिए उसने मजबूरन श्रद्धा को मार दिया। जिस तरीके से बेचारापन वो दिखा रहा है, ये सब भी कहीं ना कहीं उसी चीज का अंश है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कहानियां बनाना, मैनिपुलेट करना, ये कहीं ना कहीं आफताब के व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। अच्छा, कभी श्रद्धा ने यह जिक्र किया आप लोगों से बातचीत में कि उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं आफताब की, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक 20 से ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, अलग अलग नंबरों से वो बातचीत किया करता था। तो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन इस वजह से भी आया, और ये बिल्कुल आफताब को बर्दाश्त नहीं था कि उसके रिलेशनशिप पर इतनी ज्यादा श्रद्धा हावी हो जाए या फिर शादी की दहलीज तक लेकर जाए। वो कभी ऐसा रिलेशनशिप चाहता ही नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों को बारीकी से इस बात को समझना होगा, गौर करके, कि जो एक सच्चा इंसान होता है या औसम जो इंसान होता है, उसकी थोड़ी खामियां भी हमें दिख सकती हैं। लेकिन जो इंसान निहायती झूठा होगा, वो सिर्फ अपनी अच्छाइयों को प्रदर्शित करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि उसके जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो सामाजिक तौर पर, उन सभी को वो ढकेगा। तो इसी तरीके से आप इस बात को समझ लें कि आफताब ने पूरी कोशिश की शुरुआत से लेके अंत तक कि वो अपने व्यक्तित्व का सिर्फ अच्छा ही लोगों को दिखाए। वो दिखाए कि वो क्या अच्छा सोचता है समाज के बारे में, महिलाओं के बारे में, जो सामाजिक और तत्व है उनके बारे में वो क्या सोचता है। वो हमेशा लोगों के सामने प्रिटेंड ही करता नजर आया। एवरी टाइम, हर बार जब भी कोई कुछ इंसिडेंस हुआ, जब वायलेंस के बारे में सुना गया, तब भी आफताब ने बातें बना ली। उसने कहा कि किस तरीके से श्रद्धा और हमारे बीच ये छोटे मोटे झगड़े हैं, इस तरीके से बातें बना ली उसने बोला आगे से ऐसा नहीं होगा। वो जिस तरीके से प्रिटेंड करता, जिस तरीके से बताया है दोस्तों ने, अगर इसको समझा जाए तो आपको पता लगेगा कि ये इंसान निहायती झूठा है। एक चीज रजत मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं माफी के साथ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें जो आपकी बातों से हम तक पहुंच रही हैं, वो जहन में कुछ सवाल कौंध रहे हैं। इससे पहले दर्शकों को बता दें कि लगातार ये जो बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि कड़ियों को जोड़ सकें। 5 पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में हैं। अलग अलग राज्यों में जो लोग संपर्क में आए श्रद्धा और आफताब के, उनसे वो मिल रही हैं, उनसे वो बातचीत कर रही हैं, सबूतों को खंगाल रही हैं। रजत, एक बातें हैं कई सारी। एक तो वो वीडियो बनाती थी, रील बनाती थी, वो दोस्तों से पूछा करती थी कि किस तरीके से वो रील क्या हुआ। कुछ ऐसे चैट्स भी हैं जो बातें एक ऐसे मोड़ पर खत्म हो गई हैं जिनमें आगे कुछ अनहोनी की आशंका है। तीसरी बातचीत यह है कि इतनी मारपीट होना, और एक तस्वीर तो हम लगातार आज दिखा भी रहे हैं, और मेडिकल रिपोर्ट भी 2020 का, जब बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई है। आंख के नीचे सूजन, नाक पर कटे के निशान, पीठ पर सिगरेट के बर्त, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, 2021 की आप बातचीत बता रहे हैं, यानी वो सीरियल ऑफेंडर था। तो इतनी मारपीट, इतना टॉर्चर, इतनी क्रूरता श्रद्धा के साथ आफताब किया करता था। उसके बावजूद वो क्या बात है कि श्रद्धा उस रिलेशनशिप में बनी हुई थी, आफताब के माता पिता के बहकावे में आ जाती थी, वो इमोशनली ब्लैकमेल किया करते थे और उसको रोक लेते थे कोई कड़ा कदम उठाने के लिए। बावजूद इसके कि आप जिक्र कर रहे हैं कि श्रद्धा बहुत बोल्ड थी और कोई कदम उठा सकती थी आफताब के खिलाफ भी। बिल्कुल, मतलब मैं आपको बता दूं कि
औसतम हम अब ये जो पत्रकार हैं या जो बहुत बोल्ड लोग हैं, ये किसी भी एक संगीन सेंसिटिव इशू को भी देखकर बहुत अफेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार का ही व्यक्तित्व थी श्रद्धा, क्योंकि बैचलर्स इन मास मीडिया कर रही थी, जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। तो आप उसी से समझ ले, ऐसी एक इंसान का दबना एक बहुत ज्यादा बड़े कारण से हो सकता है। कोई छोटा मोटा कारण श्रद्धा को अफेक्ट नहीं कर सकता था। वो बहुत बड़ा जो कारण था वो अनफॉर्चुनेटली सभी लोगों से छुपा रहा। वो कारण था जिसकी वजह से वो आफ्ताब के साथ प्रैक्टिकली एकदम इम्पॉसिबल था उसके साथ रहना, तब भी वो रह रही थी। रजत, आपकी और ग्लैडविन की बात करें या तमाम दोस्तों की बात करें, जो आप बता रहे थे कि हमारा एक क्लोज ग्रुप था दोस्तों का, और अब जैसे आप सामने आए, ग्लैडविन सामने आए, टाइम्स नाउ नवभारत चाहेगा कि श्रद्धा के तमाम जो दोस्त है वो सामने आए, ताकि कड़ियों को जोड़ने में पुलिस को भी जो है आसानी मिल सके। आप लोग बताएं कि किस तरह का बिहेवियर आफ्ताब का रहता था या किस तरह का रिलेशनशिप है। लेकिन यहां जानना यह चाहूंगी कि जब ये खबर आपने सुनी रजत कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, 35 टुकड़े कर दिए गए हैं, उसे फेंक दिया गया है, आफ्ताब ने यह सब किया है, पहली दृष्टि आपको क्या महसूस हुआ? क्या लगा आफ्ताब ऐसा कर सकता है? और पहले ही दोस्तों ने आगाह किया हो श्रद्धा को कि इस रिलेशनशिप से निकल जाओ? देखिए, जिस बार जब पहली बार जब सुनने को आया था कि श्रद्धा रिलेशनशिप में आई है, उसी के कुछ दिन बाद ही सुनने में आ गया कि श्रद्धा एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है। तो तभी ही कहीं ना कहीं एक औसतम इंसान ये कहेगा कि ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। तो जब एक खराब चीज देखी तो उसको बद से बदतर होता हुआ भी सुना, तो एक बात जाहिर थी कि इसका अंत जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जो हुआ है। मतलब आखिरकार मर्डर हो जाएगा, इस तरीके से 35 टुकड़े हो जाएंगे। और जिस तरीके से अभी आफ्ताब के बारे में जितना जानने को मिल रहा है कि उसने मतलब 35 टुकड़े की, और उस घर में था, वो उसी फ्रिज में खाना रखता था, उसी फ्रिज में टुकड़े थे लाश के। उसके बाद पता चलता है कि आफ्ताब एक व्यक्तित्व के तौर पे जितना हमने जाना, वो शायद क्या ही जाना उसके बारे में। वो एक बहुत ही ज्यादा पेशेवर क्रिमिनल नजर आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेंड। जिस तरीके से उसने इस पूरे मर्डर को पुल ऑफ किया है, ऑलमोस्ट सारे एविडेंसेस को साफ किया है, ये तो एक टीम के लिए भी शायद मुश्किल होगा। तो आप समझिए किस तरीके से इसने पुल ऑफ किया है। मतलब बॉडी को, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी इतना भी इजी चीज नहीं है, क्योंकि मेरा बैचलर्स इन मास मीडिया के पहले साइंस में रुचि थी। तो जितना मैंने जाना था कि एक इंसान के बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको निकालने से लेकर टिश्यूज को भी साफ करने से लेकर बोन्स के कटिंग, बोन्स हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको भी कट करना और 35 पीसेस में कट करके एक फ्रिज में समा देना, वो किस तरीके से, ये प्रिसिशन जो है ये कोई एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर सकता है। यस, जब ऐसा कोई इंसान कर सकता है जो जाहिर सी बात है कि ट्रेंड हो इस चीज के लिए स्पेशली, और उसको ऑलमोस्ट, मतलब आप देखें अभी भी कड़ियां जोड़ने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि एविडेंसेस पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से वो ट्रेंड है। वो एक इंसान और उसके पीछे यहां लाखों करोड़ों लोग लगे हैं कि उसको सजा दिलाई जाए। लेकिन आप सोचिए, वो प्री प्लान था। आज आफ्ताब के पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, 15 दिन से वो उस अपने रजत मैं यही जिक्र करने वाला था और यही सवाल आपसे करने वाला था जो आपने कर दिया कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। यह घटना होती है और जाकर बाकायदा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करवा देता है, क्योंकि आफ्ताब को इस बात का एहसास था कि जैसे इस मामले का खुलासा होगा उसके पेरेंट्स खोजे जाएंगे। तो पेरेंट्स भी लापता हैं। पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या था? क्योंकि वो बार बार श्रद्धा को दबाव डालते थे, तुम इस रिलेशनशिप से बाहर मत जाओ, तुम इस रिलेशनशिप को एग्जिट मत करो, तुम हमेशा आफ्ताब के साथ रहो, क्योंकि शायद उन्हें भी एहसास था जो आप जिक्र कर रहे हैं कि यही लड़की सिर्फ रह सकती है आपके साथ, आफ्ताब जैसे क्रूर आदमी के साथ। उनका एटीट्यूड क्या था? देखिए, आफ्ताब के पेरेंट्स की जहां तक बात है कि शुरुआत में हम लोगों को रिलेशनशिप के दौरान बिल्कुल कुछ पता नहीं चला था कि उसके पेरेंट्स वाकई में है कौन। ये मेरे ख्याल से पूर्णता श्रद्धा तक सीमित था कि श्रद्धा जानती थी कि आफ्ताब अंदरूनी कैसा है और उसका परिवार कैसा है। लेकिन एक चीज जो अब धीमे धीमे नजर आ रही है कि आफ्ताब
और श्रद्धा जहां लिव इन रिलेशनशिप में नायगांव के जिस घर में रह रहे थे, वहां का जो एग्रीमेंट कॉपी जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें श्रद्धा और आफताब एक मैरिड कपल के तौर पे दिखाए गए हैं और साथ ही आफताब के मॉम और डैड, उन दोनों की भी रजामंदी नजर आती है। उनकी फोटो, उनके मेरे ख्याल से सिग्नेचर्स भी उसमें नजर आएंगे, जिससे ये पता चलता है कि आफताब के पेरेंट्स ये पूरे सारे जो भी चीजें हो रही थी इसका कहीं ना कहीं वो हिस्सा थे, और वो हिस्सा पॉजिटिवली थे या नेगेटिवली थे वो शायद उनके एक्शन यहां प्रूफ कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बिल्कुल बेगुनाह होते तो वो वहीं होते जहां वो 23 साल से थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सामने आने पर, जो कि आफताब ने पहले बता दिया होगा कि वो ऑलमोस्ट पकड़ा गया है, तो वो हट गए हैं। मतलब वो डर किस बात का है उन्हें, जो जिसकी वजह से वो हट गए हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि उनको या तो इस चीज के बारे में पूरी तरीके से पता था, या तो वो आफताब के कंपेनियन रहे हैं इस क्राइम में। ठीक रजत, डॉक्टर प्रणव काबरा भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे श्रद्धा ने ऑनलाइन कंसल्ट किया था। मैं उनका रुक करूं, लेकिन उससे पहले रजत, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी श्रद्धा से मुलाकात आखिरी बार कब हुई थी, कब बातचीत हुई थी, मुलाकात या फिर फोन पर बात, दोनों बारे में? देखिए, ये बात भी बहुत गौर करने लायक है कि 2015 से 2018 तक वो काफी ज्यादा कांटेक्ट में थी, क्योंकि हर दिन एक ही क्लास में जाना था, एक लेक्चर्स बैठने थे, हम साथ में थिएटर भी जाया करते थे। तो ऐसी एक इंसान अचानक 2018 के अंत तक मतलब जब हमारा डिग्री खत्म होने को था, तब वो बिल्कुल डल सी हो गई थी और वो बात करना भी बंद कर चुकी थी, वो रिजर्व सी हो चुकी थी। जिसके बहुत सारे दोस्त थे, उसके अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे कि एक ग्रुप हमारा हो गया था, जैसे मान लीजिए थिएटर का, उसके अलावा उसका हैंग आउट करने के अलग ग्रुप्स थे। वो कॉलेज के पास एक जगह थी जो हमारे कॉलेज के पास अभी भी अगर कोई जाए वहां देख सकता है, तो वहां मुलाकात किया करती थी, लेकिन फिर वो रिजर्व हो गई और ये वजह आप लोगों को भी समझ में नहीं आई। रजत, आपके पास वापस से लौटेंगे, लेकिन डॉक्टर प्रणव काबरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे श्रद्धा ने कांटेक्ट किया था ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि श्रद्धा ने जब आपसे बात की, क्या वो वजह थी, क्या बता रही थी, उसके क्या बीमारी थी, उसने क्या कुछ बताया? सर देखिए, बात ऐसी है मैम कि काफी कॉल आते हैं पेशेंट से हमारे पास, एवरीडे 100-200 कॉल आते हैं, और ये था कि हमें कंसल्ट करना है। हेलो जी सर आप बोलिए। हाँ, तो कंसल्ट करना है, तो मैंने उनको बोला कि काम करें, हॉस्टल आ जाइए, ऑनलाइन कंसल्टेशन मुश्किल होगी इस मैटर के लिए, क्योंकि बोलते कि मुझे कुछ डिप्रेशन दवा या कुछ स्लीपिंग पिल मिल सकती है क्या? अगर स्लीपिंग पिल हम फोन पे एडवाइस नहीं करते हैं तो कम टू द हॉस्पिटल, एक कंसल्टेशन हो जाएगा और एटलीस्ट एक दिन समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो स्लीपिंग पिल देना है, एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन देनी है, क्या देनी है। आई एम अ फिजिशियन बाय प्रैक्टिस, सो आई टोल्ड हर कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट या एक काउंसलर की लगेगा। इस मैटर पे किसी बात हुई और फिर वो बोले कि हम आते हैं आपके पास हॉस्टल में, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वहां से मेरा हॉस्टल मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था, तो एंड इट्स ऑन द मेन रोड, सो इट्स वेरी एक्सेसिबल टू मेनी पीपल। डॉक्टर प्रणव, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रणव कि डिप्रेशन को लेकर बातचीत कर रही थी श्रद्धा, तो क्या उसने कहा कि वो खुद को डिप्रेशन में महसूस कर रही है? क्या उसने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ वो मेडिसिन ले रही है? आपको उस बातचीत में क्या लगा? इसलिए मेडिकेशन मांग रही है, पर बाद में पता चला कि शी इज इनटू विद समवन, मतलब वो किसके साथ रहते हैं और उनको दवाई की जरूरत है। तो जहां तक मैं उनको यही बोला कि आप काम करिए, बेस्ट रहेगा, फोन पे सारी बातें नहीं हो पाएगी, इससे हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और दवाई डेफिनेटली इस टाइप की मेडिकेशन तो ऑनलाइन दी ही नहीं जाती है, इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनको एडवाइस किया गया था आप आइए, तो उन्होंने बोला था हम आते हैं, पर वो कभी टर्न अप नहीं हुए, दे डिड नेवर टर्न अप। और कोविड का तो जो मामला चल रहा था उस टाइम, तो डेफिनेटली काफी लोग जो कोविड नहीं थे संक्रमण, वो अस्पताल में आना पसंद कर रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रणव हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। रजत, ये आपने बातें सुनी डॉक्टर प्रणव की, चौंकाने वाली बातें हैं कि खुद को डिप्रेशन में महसूस कर रही थी, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन वो चाहती थी और इसीलिए डॉक्टर प्रणव से उसने बातचीत किया था। कभी इस बातचीत के दौरान आपको लगा कि वाकई इतनी डिप्रेशन में चली गई है इस रिलेशनशिप या आफ्ताब की वजह से कि उसे मेडिकेशन की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है?
देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं इस बात को समझ नहीं पाया था। इस चीज को कहीं ना कहीं जब उसके व्यवहार में बदलाव देखा था तो 2018 की ही बात, मतलब मैं अगर आपको गौर से बताऊं तो जब सबसे पहली बार जब कॉलेज खत्म होने के पहले जब मैं देखा था कि अब वो उस अप्रोच से बात नहीं कर रही है, वो हंसते खेलते बात करती थी, वो लेग पुलिंग करती थी, मजाक करती थी। अब वो जो कि रिजर्व्ड हो गई है, डल हो गई है, तो समझ में नहीं आया था। लेकिन क्या है, कॉलेज डेज खत्म हो गए। कॉलेज डेज खत्म होने के बाद अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने जॉब के सिलसिले में सबकी अपनी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं चली जाती है। लेकिन क्योंकि श्रद्धा और मेरा, हम दोनों का केटी आया था, मतलब कि एक सब्जेक्ट में हम लोगों को कम मार्क्स आए थे, उसकी वजह से हमें 2019 में फिर से एग्जाम देनी थी। तो उस वक्त मेरी श्रद्धा से फिर बात हुई थी, लेकिन बात इस बार वन वे थी। ऐसा मतलब पूरी तरीके से ऐसा लगा था वन वे थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और वो बहुत रूड नजर आ रही थी। तो मुझे मतलब अब अंदर से ऐसा लगा कि ये क्यों ही गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर। तो मैंने बोला कि नहीं, इसको बात करनी, शी इज नॉट वेलकमिंग। वो वेलकमिंग नहीं थी इस बार। यानी रजत, आपको उस समय महसूस हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये वो श्रद्धा नहीं है जो श्रद्धा पहले बात किया करती थी, दोस्तों से मिला करती थी, ये आप महसूस कर रहे थे। शायद उस वक्त श्रद्धा जो है अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रही थी और वो आफ्ताब को समझने की कोशिश कर रही थी। आफ्ताब उसे शायद उस वक्त से ही टॉर्चर करने लगा होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। तमाम गेस्ट का मैं शुक्रिया यहाँ अदा करूंगी।